देखिए यहाँ पर एक चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द नेकलेस। इसको लिखा है गाई डे मॉपेसेंट ने लिखा है। आइए देखते हैं सबसे पहले इस लेसन के बारे में क्या है। तो देखिए माटिल्डा यहाँ पर एक है। माटिल्डा को एक बड़ी पार्टी यानी कि शानदार कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। मटिल्डा को, है ना, उसके पास सुंदर पोशाक है परंतु कोई गहने नहीं है। वह एक दोस्त से हार उधार ले लेती है और हार को इंग्लिश में बोलते हैं नेकलेस, इसलिए इसका नाम, चैप्टर का नाम रख दिया गया नेकलेस। बेचारी उधार वाला नेकलेस पहन रही है और उसे खो देती है, उधार मांगे और उसे खो देती है। फिर क्या होता है आइए सुनाते हैं। वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो भाग्य की वजह से क्लर्क परिवार में जन्मी थी। उनके पास कोई दहेज नहीं था, ना आशाएं, ना ही विख्यात होने के साधन, प्यार पाने तथा किसी धनी अथवा विशिष्ट व्यक्ति से विवाह कर पाने का साधन। उसने तुच्छ से क्लर्क के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया जो शिक्षा विभाग कार्यालय में काम करता था। वह सीधी थी पर दुखी थी बेचारी। वह निरंतर दुखी रहती थी। वह महसूस करती थी कि उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और आराम की वस्तुओं का भोग करने के लिए हुआ है। वह, है ना, अपने घर की फटे हाल बदरंग दीवारें और जीर्ण शीर्ण कुर्सियों के मध्य में उसका दम घुटता था। ये सभी बातें उसे पीड़ित कर देती थी और क्रोधित करती थी। जैसे कुछ होती थी बहुत शौकियाबाज होती, सोचते हैं भाई हमारा जन्म भिखारी घर होएगा, अमीर घर के यहाँ होना चाहिए था, तब मजा आता, ऐश करते, बढ़िया एकदम कैश लेकर ऐश करते, है ना। जब वह भोजन करने के लिए अपने पति के साथ बैठती और उसका पति सूप के कटोरे का ढक्कन प्रसन्न भाव से हटाता और कहा जाता था, आह कितनी अच्छी चीज है, मैं तो इससे ज्यादा किसी भी चीज को नहीं सोचता। तो उस समय मटिल्डा के मन में अत्यंत अत्युत्तम खाद्य वस्तुएं सुंदर प्लेटों में रखी हुई चीजें याद आती थी। उसके पास ना तो कोई फ्रॉक थे, ना ही जेवरात, कुछ नहीं थे। वह केवल उन्हीं चीजों को याद करती थी जो उनके पास नहीं थी। उसकी एक धनी सहेली थी जो कॉन्वेंट में उसकी सहपाठी थी। वह बेचारी गरीब थी, गरीब घर से शादी दी हो गई, तो गरीब का गरीब मतलब सोने में सुहागा हो गया। वह उससे मिलना पसंद करती थी, पसंद नहीं करती थी अपनी धनी सहेली से, क्योंकि जब वह उसके यहां से वापस लौटती तो दुखी हो जाया करती थी। वह निराशा में दिन भर रोती रहती थी। एक शाम उसके पति हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर प्रफुल्लित घर लौटे। यह लो, वह बोले, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। उसने शीघ्रता से एक मुद्रित कार्ड निकाला जिस पर ये शब्द अंकित थे, शिक्षा मंत्री तथा श्रीमती जॉर्ज रामपोन, श्रीमान तथा श्रीमती लायलेज के को मंत्री निवास पर सोमवार सायंकाल 18 जनवरी को सादर आमंत्रित करते हैं। खुश होने के बजाय, जैसा कि उसके पति ने आशा की थी कि वो खुश होगी, लेकिन खुश होने के बजाय पत्नी ने कार्ड को घृणा पूर्वक मेज पर फेंक दिया और बड़बड़ाई कि मैं इस कार्ड को लेकर क्या करूं, मैं क्या करूं इसका। पर प्रिय, मैंने तो ये सोचा था कि इससे तुम्हें खुशी होगी। तुम कभी बाहर नहीं जाती और यह एक सुंदर अवसर है बाहर चलने का। प्रत्येक व्यक्ति इसे पाने के लिए तरसता है और इसमें कुछ गिने चुने लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। कर्मचारियों में से केवल कुछ एक को ही ये कार्ड दिए गए हैं और मुझे भी मिल गया है। वहां तुम सारे अधिकारी गणों को मिल सकोगी, मतलब बड़े बड़े अफसर आए रहेंगे, लोग आए रहेंगे जो सबको देखना, अच्छा अच्छा बढ़िया कपड़ा, ऐसे हम सोचे तुमको घुमाएंगे, तुम कभी घर से बाहर नहीं जाते और तुम गुस्सा कर रही हो। उसने उसकी ओर खींच कर देखा और अधीरता के साथ बोली, आप क्या सोचते हैं कि पहनने के लिए मेरे पास परिधान है, कपड़ा उपड़ा है, काओ पहन के चल रहे, है ना। उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वह हकलाया, क्यों, वह पोशाक जिसे पहनकर हम थिएटर में जाते हैं वो क्या हो गया। यह
मुझे तो बहुत सुंदर लगती है। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर, बेचारी रोने लगी, ऐसा कहकर रोते हुए देखकर मूक और निराश खड़ा रह गया। बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। वो लड़खड़ाते हुए बोला, आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है, बताओ तो सही, मैं हूं ना। बहुत प्रयास के बाद उसने अपनी नाराजगी पर नियंत्रण किया और अपने गीले गालों को पोंछकर एक शांत आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरे पास पोशाक ही नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप मैं पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। क्या पहनकर जाऊंगी, तुम ही बताओ। तुम अपना कार्ड अपने किसी ऐसे साथी को दे दो ना जिसकी पत्नी के पास बहुत सुंदर पोशाक हो। बेइज्जती कर रही कि बता रही है। वह दुखी हो गया बेचारा, लेकिन उसने उत्तर दिया, चलो देखते हैं मटिल्डा, एक उचित पोशाक का कितना खर्च आएगा, एक ले ही लेते हैं, ऐसी पोशाक जो अन्य दूसरे अवसरों पर भी काम दे सके। कोई बहुत ही साधारण पोशाक, चलो कोई खरीद लिया जाएगा। उसने कुछ सेकंडों तक विचार किया कि वह अपनी राशि यानी मूल्य बताए जिसे उसका पति तुरंत इनकार ना कर सके और एक मितव्ययी क्लर्क कहीं डर ना जाए। अंत में उसने झिझक के साथ कहा, मैं ठीक रूप से तो नहीं बता सकती हूँ, पर मुझे लगता है ना कि 400 फ्रैंक में उचित पोशाक आ जाएगी। जैसे यहाँ रुपए का नाम है, 400 फ्रैंक में एक बढ़िया पोशाक आ जाएगी। अब भैया ऐसा सुनकर उसका रंग कुछ पीला पड़ गया। इसके पति का रंग एकदम दिमाग खराब हुआ। थोड़ा वो कंजूस भी था ना, क्योंकि उसने ये धनराशि यानी कि मूल्य एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखी थी और ये इसमें चला जाएगा, बचा रखी थी ताकि वह अगली गर्मी में शिकारी दल के मित्रों के साथ शामिल होकर लार्क पक्षी के शिकार पर संडे को जा सके। तथापि उसने उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक का धन दे दूंगा, लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया, कि पैसा बर्बाद ना हो और पैसा मिलेगा नहीं तुमको। नृत्य समारोह का दिन समीप आ गया, सॉरी बच्चा, ठीक है, हम ऊपर वाला सरका दिए, ठीक है, तुम लगा दी, अच्छी बात है, समीप हम बता दिए। नृत्य समारोह का दिन समीप आ गया और श्रीमती लाइलेज को उदासी सी प्रतीत होती थी। उद्विग्न और चिंतित, यद्यपि उनकी ड्रेस लगभग तैयार हो गई थी। उसके पति ने उसे एक शाम को कहा, तुम्हारे साथ क्या बात है, तुम 2 या 3 दिनों से विचित्र सा व्यवहार कर रही हो, क्या मामला चल रहा है। और उसने उत्तर दिया, मैं इस बात से दुखी हूं कि मेरे पास पहनने के लिए भी आभूषण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जिनके द्वारा मैं स्वयं को सजा सकूं। कपड़ा तो तुम दिला दिए, अब आभूषण का क्या करूं, मैं कंगाल किसी शक्ल में दिखाई दूंगी, कुछ नहीं पहन कर जाऊंगी, ऐसा लगेगा कंगाल हूं एकदम। इससे अच्छा तो मैं पार्टी में ना जाने की प्राथमिकता ही दूंगी, इससे अच्छा मैं पार्टी में ना जाऊं। उसने उत्तर दिया, तुम कुछ प्राकृतिक फूल धारण कर सकती हो। अब इसके पति ने कहा, तुम कुछ फूल पाती लगाए कि जो है, आगे देखिए, इसे सुंदर लगोगी। इस मौसम में वे बहुत फैशनेबल, आकर्षक दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे लगते हैं। वह संतुष्ट नहीं हुई, नहीं, उसने जवाब दिया, नहीं, धनी महिलाओं के बीच इतनी फूहड़ दिखाई देने से अधिक अपमानजनक बात कोई और नहीं हो सकती है। तभी उसका पति बोला, हम भी कितने मूर्ख हैं, अपनी सहेली श्रीमती फोरेस्टियर के पास जाओ और उनसे कोई आभूषण उधार ले लो ना, जाओ उससे मिल लो, वो तो धनी है, उसके पास होगा, बहुत सारा होगा। आगे देखिएगा, वह पत्नी भी प्रसन्न हो गई, पत्नी भी की, हाँ ये ठीक रहेगा। वह बोली, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी, तुम बहुत अच्छा किए बता दिए। अगले दिन वो सहेली के घर गई और अपनी कष्ट भरी कहानी उसे कह सुनाई। श्रीमती फोरेस्टियर अपनी गुप्त कोठरी में गई और एक बड़ा सा डिब्बा निकाल आई। उसने उसे खोला और बोली, कोई आभूषण ले लो प्रिय, मेरी सहेली कोइया। उसने मतलब श्रीमती लाइलेज ने पहले तो क्या देखे, कंगन देखे, फिर मोतियों का एक हार देखा, फिर स्वर्ण का क्रास और सराहनीय शिल्प कला के नमूने वाले नग देखे, सब देखे। उसने दर्पण के सामने खड़े होकर उन्हें पहन कर देखा, संकोच किया, पर ना तो उन्हें लेने अथवा छोड़ने के बारे में कोई निर्णय ले पाई। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और भी आभूषण है? हाँ, क्यों नहीं, रुको, तुम स्वयं देख लो, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। अचानक ही उसने एक साटन के बॉक्स में हीरो का एक अति सुंदर हार देखा।
हीरों का अति सुंदर हार देखा। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने गले के चारों ओर ड्रेस के ऊपर रख कर देखा और आनंद में डूब गए। एकदम कहीं मैं कितनी है सुंदर लग रही, ऐसे कुछ कही होगी। फिर उसने हिचकी हुई आवाज में चिंता से पूर्ण होकर पूछा, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो? केवल यही और कुछ नहीं चाहिए, केवल यही। हाँ अवश्य, बिल्कुल ले जाओ, अपना ही है, काहे परेशान। वह अपनी सहेली के गले लग गई, भावना के साथ उसका आलिंगन किया, गले लगा, है ना। जब अपने खजाने के लिए हुई वहां से चली गई। नृत्य समारोह का दिन आ पहुंचा, है ना। श्रीमती लॉयलेज महान सफल रही। वह सभी महिलाओं से अधिक मोहक, अधिक सुंदर, सुरुचिपूर्ण, प्रसन्न करने वाली मुस्कुराती हुई और उत्साहित थी। सभी पुरुषों की निगाहें उस पर गड़ी थी, उस पर पड़ी थी। उन्होंने उसका नाम पूछा और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। वह उत्साह के साथ खुशी से उन्मत्त, केवल इतनी सराहना के बारे में सोचती नहीं नाची। यह विजय इतनी पूर्ण थी और उसने मन को मधुरता प्रदान कर देने वाली थी। उसने कहा वाह, गई भी तो एकदम भौकाल बन गया, भले दूसरे का पहन कर गई थी, उन लोग को क्या पता। वह सुबह 4 बजे घर की ओर रवाना हुई। उसका पति आधी रात से एक छोटे नृत्य कक्ष में सो रहा था। उसके साथ 3 दूसरे जो है सज्जन थे, जिनकी पत्नियां नृत्य का आनंद ले रही थी। पति ने अपने कंधों पर साधारण सा दुपट्टा उसके अरे ये तो बेइज्जती कर रहे हैं। पति ने उसके कंधों पर साधारण सा दुपट्टा डाला जो वे लेकर आए थे। यह साधारण सा दुपट्टा उसकी पत्नी की नृत्य वाली पोशाक के अनुरूप नहीं था, मतलब मैच नहीं कर रहा था ये दुपट्टा, है ना। पत्नी शीघ्रता से वहां से चल देना चाहती थी ताकि अन्य महिलाएं जो स्वयं महंगे फर वाले दुपट्टों में लिपटी हुई थी उसे ना देख पाए, बेइज्जती ना होनी पाए। आगे देखिए, लाइलेज ने उसे रोका। ठहरो, वो बोला, मैं घोड़ा गाड़ी बुला लाता हूँ। परंतु पत्नी ने उसे नहीं सुना और शीघ्रता से सीढ़ियों से नीचे उतरी। जब वो गली में आ गए तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी को तलाशना शुरू किया। उन्होंने एक कोचवान को आवाज भी दी जिसे उन्होंने कुछ दूरी पर देखा था। वे पैदल नदी के किनारे चलते रहे, बेचारे पैदल ही चलते रहे, आशाहीन और ठंड से कांपते हुए। अंत में उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिली जो पेरिस में रात होने के बाद दिखाई देती है। ये पेरिस की कहानी है। यह उन्हें अपने दरवाजे तक ले गई और वे थके हुए से अपने घर पहुंचे। पत्नी के लिए आनंद का खेल समाप्त हो चुका था। पति को ये याद आया कि उसे जो है, ठीक है, 10 बजे तक दफ्तर में पहुंचना है। इसको याद है यार 10 बजे तक पहुंचना है और अभी तो हम सो ही रहे हैं, है ना। उसने अर्थात पत्नी ने दुपट्टे को अपने कंधों पर से उतारा और शीशे के सामने अपनी शान को देखने के लिए खड़ी हो गई, है ना। अचानक ही उसके मुंह से एक चीख निकली। उसका हार उसके गले में नहीं था। हे भगवान! लाइलेज ने अभी आधे वस्त्र ही उतारे थे। उसने पूछा, क्या मामला है? पत्नी उसकी ओर उत्तेजित अवस्था में बोली, मेरे गले में अब श्रीमती फॉरेस्टियर वाला कंठहार नहीं है। अब पति जो है एकदम बेचारा परेशान हो गया। वो हताशा के साथ उठा, क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। और दोनों ने पोशाक की तहों में खोजा, लबादे की तहों में, जेबों में, सब जगह, लेकिन उसे हार नहीं मिल सका। पति ने पूछा, क्या तुम्हें ठीक से याद है कि वो हार तुम्हारे गले में था जब हम मंत्री जी के घर से निकले थे? हाँ, जब हम लोग निकले थे तो मैंने महसूस किया था, पर यदि तुमने इसे सड़क पर गिराया होता तो उसके गिरने की आवाज सुनाई देती। अवश्य ही घोड़ा गाड़ी में रह गया होगा। हाँ, ये संभव, ये हो सकता है, सही कह रहे हो। क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया था? बताओ। नहीं। और क्या तुमने नोट किया था? नहीं। उन्होंने एक दूसरे को निपट भाव से देखा। अंत में लाइलेज ने पुनः वस्त्र पहन लिए, है ना, और मैं जा रहा हूं, वो बोला। लाइलेज पुनः वस्त्र पहन लिए और उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा, मैं जा रहा हूं, वो बोला, उस रास्ते पर जाऊंगा जहां पर हम पैदल चले थे। देखता हूं कहीं, यदि कहीं मिल जाए। और वो चल दिया, देखने चल दिया ना, तलाशने, जैसे हम लोग करते हैं इस तरह से। क्लियर है? मतलब दूसरे सामान की तलाश करते हैं, ठीक है। पत्नी अपना शाम का गाउन ही पहने हुई बैठी थी, ये गाउन ही, अपना कपड़ा नहीं उतारी।
उसमें बिस्तर पर लेटने की शक्ति शेष नहीं था, बेचारी एकदम परेशान है ये। 7 बजे के करीब पति वापस लौटे, 7 बजे तक वापस लौटे, उन्हें कुछ नहीं मिल पाया था। वह पुलिस के पास गया और घोड़ा गाड़ियों के दफ्तरों में गया। वह अखबारों में एक इनाम की पेशकश करते हुए विज्ञापन दिए। पत्नी दिन भर घबराई हुई सी प्रतीक्षा करती रही। लाइलेज शाम को पीले चेहरे के साथ घर लौटा। उसे कुछ भी पता नहीं लग पाया था। वो बोला, अपनी सहेली को लिख दो कि हार का बक्सुआ टूट गया और तुम्हें इसकी मरम्मत करवानी होगी। ऐसा करने से हमें समय मिल जाएगा। बोल देना कि मरम्मत करवाने में समय लगेगा, हम बाद में देंगे। पत्नी ने पति के कहे अनुसार अपनी सहेली को लिख दिया। 1 सप्ताह के बीत जाने के बाद उन्हें कोई आशा नहीं रही और लाइलेज, जो अब 5 वर्ष अधिक बूढ़ी हो गई थी, बोली, हमें उस हार के बदले में वैसा ही हार देना होगा। एक दुकान पर उन्होंने हीरो का एक हार देखा जो वैसा ही दिखता था जैसा उन्होंने खो दिया था। उसका मूल्य था 40,000 फ्रैंक, पर वह उन्हें 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। लाइलेज के पास केवल 18,000 फ्रैंक का ही धन था जो उसके पति उसके लिए छोड़ गए थे। बकाया धन उसने उधार लिया। उसने स्वयं को तबाह कर देने वाले वायदे किए, सूदखोरों से पैसा लिया और सभी ऋण देने वालों के पास गया। सूदखोर मतलब होता है जो ब्याज पर पैसा देते हैं, है ना। तब वह नया हार खरीदने के लिए गया। उसने 36,000 फ्रैंक की धनराशि उस व्यापारी के काउंटर पर रखी। पर श्रीमती लाइलेज उस हार को लेकर अपनी सहेली के पास गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें यह शीघ्र ही लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी। श्रीमती फोरेस्टियर ने डिब्बा खोलकर भी नहीं देखा। जैसा कि श्रीमती लाइलेज को आशंका थी, वह क्या सोचेगी यदि उसने इस बदले हुए हार को पहचान लिया। वह पता नहीं क्या कहे। क्या वह मुझे चोर समझेगी। मतलब इन्होंने उनको बात वहां तक पहुंचने नहीं दिया जिनको जाना जा सकता है। श्रीमती लाइलेज को अब अभाव की विकट जिंदगी का स्वाद मिल गया, पर उसने अपना रोल पूरी बहादुरी के साथ निभाया, है ना। इस भारी छड़ को चुकाना जरूरी था। उसने लौटाने की ठान ली। उन्होंने नौकरानी को हटा दिया। उन्होंने घर बदल लिया, है ना। उन्होंने अटारी में कुछ कमरे किराए पर ले लिए। बेचारे कंगाल हो गए एकदम से। उन्होंने रसोई का घिनौना व अरुचिकर काम सीख लिया। वह अपनी प्लेटें धोने लगी, गंदे वस्त्रों का प्रक्षालन करने लगी, अपनी समीजे और प्लेट के ऊपर ढकने वाले कपड़े जो है स्वयं धोने लगी। इन्हें वह अलगनी पर सूखने के लिए लटकाती। वह कूड़ा हर प्रातः नीचे सड़क पर फेंकने के लिए जाती और पानी भरकर ऊपर लाती। सांस फूलने पर सीढ़ी की हर चौकी पर कुछ समय के लिए रुक जाती और वो साधारण स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनकर किराने, गोश्त और फलों वाली दुकान पर हाथ में टोकरी लिए जाने लगी। वह एक पैसे के लिए मोल भाव करती, एक पैसे के लिए ये जो है मोल भाव करने लगती। अब देखिए आगे क्या है। पति शाम को काम करने लगा। वह कुछ व्यापारियों का हिसाब किताब ठीक करने लगा और रात को 5 सिक्के प्रति पृष्ठ की दर से नकल करने का काम करने लगा। यह जिंदगी 10 वर्षों तक चली। 10 वर्ष पश्चात उसने सारा जो कर्जा चुका दिया। श्रीमती लाइलेज अब बूढ़ी दिखने लगी। वह मजबूत कठोर महिला बन गई थी, किसी गरीब परिवार की फूहड़ जैसी औरत। उसके केस सही ढंग से संवारे नहीं जाते थे। उसकी स्कर्ट में सिलवटें भरी थीं। उसके हाथ लाल हो गए। वह ऊंचे स्वर में बोलने लगी तथा पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से फर्श साफ करती। पर कभी कभी जब उसका पति कार्यालय में होता तो वह खिड़की पर बैठ जाती और उस शाम की पार्टी को याद करती, उस नृत्य को याद करती जब वह सुंदर थी और लोग उसकी कितनी प्रशंसा किए करते थे। यदि उसने हार ना खोया होता तो क्या स्थिति होती कौन जाने। जीवन भी कितना अजीब है और कितने परिवर्तनों से भरपूर। कितनी छोटी सी चीज व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है अथवा उसकी जो जीवन रक्षा कर सकती है। एक रविवार को जब वह चेम्स एलसी में अपनी सप्ताह भर की थकान मिटाने हेतु घूम रही थी, उसे सहसा अचानक एक महिला अपने बच्चे के साथ जाती दिख गई। ये तो श्रीमती फॉरेस्टियर थी, अभी भी युवा, अभी भी सुंदर, अभी भी आकर्षक, जो कि इनकी सहेली 5 साल बड़ी भी थी इनसे। श्रीमती लाइलेज प्रभावित हो गई।
क्या वह सहेली से बात करे? हाँ अवश्य, अब तो उसने सारा ऋण भी चुका दिया है, वह उसे सारी कहानी बताएगी। क्यों ना बताए। वह उसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जीन। उसकी सहेली ने उसे नहीं पहचाना। बताओ, सहेली भी नहीं पहचान रही, इतनी बुड्ढी होगी। वह इस व्यक्ति द्वारा अपने जाने पहचाने नाम से संबोधित करने पर आश्चर्य किया। उसने हकलाते हुए कहा, श्री लेकिन श्रीमती जी, मैं आपको नहीं जानती, आप गलती पर हैं। नहीं, मैं मटिल्डा लॉयलेज हूं। उसकी सहेली की हैरानी से एक चीख निकली। ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरी बेचारी सहेली, तुम इतनी अधिक कैसे बदल गई? तुम्हारा हुलिया कैसा हो गया? अब देखिए क्या कह रही है। हाँ, जब से मैं तुमसे मिली थी तब से मैंने कुछ कठोर दिन बिताए हैं। मैं कुछ निराशापूर्ण, और सब तुम्हारे कारण नहीं, मेरे कारण। वो कैसे? क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे मंत्री की नृत्य में पहनने के लिए हीरो का हार उधार लिया था? देखो, ये कह रही हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी तरह से, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। अच्छा, मैंने इसे खो दिया था। और वह कैसे? तुमने तो इसे मुझे वापस लौटा दिया था। मैंने बिल्कुल वैसा ही दूसरा वापस लौटाया था, और इसकी कीमत अदा करने में हमें 10 वर्ष लग गए। मैंने उधार लेकर पैसा तुम्हारा हार वापस लौटाया था। तुम समझ सकती हो कि ऐसा करने के लिए हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन अब यह कर्ज चुकाया जा चुका है और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। श्रीमती फोरेस्टियर ने बीच में टोका। उसने कहा, तुम कहती हो कि तुमने मेरे हार के बदले में एक हीरो का हार खरीदा था? हाँ, क्या इसे तुमने उस समय नहीं देखा था? वे बिल्कुल एक जैसे थे। और वह गर्व और साधारण खुशी के साथ मुस्कुराई। श्रीमती फोरेस्टियर गर्वित हो उठी। बेचारी कांप उठी। बेचारी मेरी सहेली मुझसे आज तक नहीं बताई, 10 साल बाद बता रही। और उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। जब उसने कहा, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरे हार के डायमंड के बनावटी थे। अब देखो, मेरे हार के डायमंड क्या थे? बनावटी थे, आर्टिफिशियल थे। उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी, और तुम 36,000 का फ्रैंक का मुझे दे दी थी। बेचारे के साथ मजाक हो गया। ओके, क्लियर है?